So next we will start is chemical kinetics. इसमें सबसे पहले question number 5. It's given a radioactive isotope have a half-life period of 3 days and was received after 12 days. If 3 gram of the isotope is left in the container, what would be the initial mass of the isotope? तो आपको पता है कि जो रेडियोएक्टिव डिकेज है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं. जो रेडियोएक्टिव डिकेज होते हैं फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. और उसकी हाफ लाइफ पीरियड दे रखी है आपको 3 डेज. तो 12 डेज का मतलब हो गया 40 हाफ. ठीक है. तो इनिशियल अमाउंट अगर x था तो एक हाफ लाइफ के बाद x/2, दो हाफ लाइफ के बाद x/4, तीन हाफ लाइफ के बाद x/8, चार हाफ लाइफ के बाद x/16 हो जाएगा. ये एक हाफ लाइफ, ये दूसरी हाफ लाइफ, ये तीसरी हाफ लाइफ और ये चौथी हाफ लाइफ. और ये वैल्यू अपने को 3 ग्राम दे रखी है. तो जो हमारा एक्चुअल मास होगा वो कितना हो जाएगा बताओ. x/16 इज 3. मतलब x कितना हो गया 48 ग्राम्स. ठीक है. तो आंसर हो जाएगा सी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is given for the reaction 2N2O5 is 4NO2 plus O2. The rate equation can be expressed in two ways. K and K dash will be related as. देखो उसका क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्लियर पता है कि रेट कैसे लिखते हैं. 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. तो उसका रेट लिखेंगे तो आ जाएगा -1/2 dN2O5/dt is equal to 1/4 dNO2/dt is equal to dO2/dt. माइनस dN2O5/dt की वैल्यू दे रखी है और दिस इज इक्वल टू रेट. तो माइनस dN2O5/dt की जगह दे रखा है K इंटू N2O5. तो K इंटू N2O5/2 इज इक्वल टू, और dNO2/dt की जगह दे रखा है K डैश इंटू N2O5/4. ये दोनों इक्वल कर देंगे तो यहाँ से K डैश की वैल्यू आ जाएगी 2K. तो रिजल्ट आ जाएगा K डैश इज इक्वल टू 2K. यानी कि आंसर मार्क करेंगे B. ठीक है. ओके. Next question we solve is question number 12. Question number 12 is given higher order reactions are rare due to low probability of simultaneous collision of all the reacting species. बस ये इसका आंसर हो गया. भाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो रेट लॉ एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी वो मॉलिक्यूल जो साइमल्टेनियसली एक ही पोजीशन पर कोलाइड कर रहे हैं. तो हायर ऑर्डर रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती क्योंकि तीन या तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का एक ही जगह पे एक ही बार में कोलिजन कर पाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. तो सिंपली आंसर ये लिख देंगे. समझ गए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिखा था रिएक्शन 2N2O5 is 4NO2 plus O2 follows the first order kinetics. The pressure of the vessel containing only N2O5 was found to increase from 50 mm mercury to 87.5 mm mercury in 30 minutes. The pressure exerted by the gases after 60 minutes will be. तो देखो हमने एक्सप्रेशन लिखा 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. ये इक्वेशन है हमारे पास. इनिशियल प्रेशर 50 दे रखा था. 50 माइनस P1 किया, ये 2P1 बना और ये P1/2 बना. टोटल प्रेशर लिखेंगे तो आ जाएगा 50 प्लस 3P1/2. ये अपने को 87.5 दिया हुआ है. यहाँ से P1 की वैल्यू निकालनी है अपने को. ठीक है. यहाँ से P1 की वैल्यू सॉल्व करके लाओगे ये वैल्यू शायद 25 आएगी. एक बार चेक करके देखो. तो P1 की वैल्यू अगर 25 mm मरकरी आ जाएगी, इसका मतलब जो 30 मिनट है वो इसकी हाफ लाइफ हो गई. क्योंकि पहले प्रेशर 50 था N2O5 का, बाद में 25 हो गया. तो उसका मतलब हाफ लाइफ हो गई 30 मिनट. अब 60 मिनट इज सेम एज 2 हाफ लाइफ. जो आपको टाइम 60 मिनट बाद पूछा गया है तो 60 मिनट मीन सिंपली 2 हाफ लाइफ्स. 2 हाफ लाइफ्स मतलब प्रेशर आधे का आधा हो जाएगा. अगली बार अगर लिखेंगे तो 50 माइनस P2, 2P2 और P2/2 लिख देंगे. और क्वेश्चन के हिसाब से 50 माइनस P2 की वैल्यू जो दे रखी है वो आपको दे रखी है हाफ का हाफ मतलब 12.5. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 37.5. और फिर टोटल प्रेशर लगा लिखेंगे तो आ जाएगा 50 प्लस 3P2/2. ये सॉल्व करके आपको आंसर लिखना है. ये मेरी समझ से 106.25 आंसर बनना चाहिए.
यानी कि आंसर ए। एक बार आप चेक कर लो आंसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। In question number 15, it's given a plus 2b gives c. The rate equation for the reaction is given by rate is equal to k into a into b. ये आपका एक्सप्रेशन है। If the concentration of A is kept same but the B is doubled, then what will happen? आपको पता है order with respect to B 1 है, तो concentration of B अगर आप डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इसका सीधे सीधे सी मार्क कर देंगे। ओके, गलती से भी कोफिशिएंट मत देखना, इस कोफिशिएंट से कुछ भी डिसाइड नहीं करना होता है। आपको बताया हो मैंने कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई रिलेशन नहीं होता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, सिंपल रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में वो सेम हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो। इन क्वेश्चन नंबर 16 it's given the reaction of ozone with the oxygen atom in the presence of chlorine atom is occurred by the two-step process shown below. O3 plus Cl radical gives O2 plus ClO radical, इसका K1 given है। फिर ClO radical plus O radical से O2 plus Cl radical बना, इसका K2 given है। The closest rate constant for the overall reaction O3 plus O gives 2O2। ठीक है, तो आपको इसका क्लोजेस्ट रेट कांस्टेंट रिपोर्ट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है रिएक्शन ऑफ ओजोन विद ऑक्सीजन आइटम इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन आइटम अकर्स बाय द टू स्टेप प्रोसेस। आपको इसका क्लोजेस्ट रेट कांस्टेंट लिखना है। आप ध्यान से देखो, तो दोनों रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, बहुत हायर वैल्यूज है। हम दोनों को फास्ट इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हैं। हम इनके रिवर्स डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट को बहुत लोअर वैल्यू मानते हुए इसको ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। तो हम जो K1 है वो अप्रॉक्सीमेटली के इक्विलिब्रियम 1 के बराबर मान लिया जा रहा है, और K2 जो है उसको अप्रॉक्सीमेटली के इक्विलिब्रियम 2 के बराबर लिखे दे रहे हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करने से जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो के इक्विलिब्रियम 1 इंटू के इक्विलिब्रियम 2 के अप्रॉक्स मान लेंगे। ये तो एग्जैक्ट आएगा, बट के इक्विलिब्रियम 1 और के इक्विलिब्रियम 2 को अप्रॉक्सीमेटली रेट कांस्टेंट एज्यूम करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये के इक्विलिब्रियम 1 इंटू के इक्विलिब्रियम 2 हो जाएगा। क्योंकि रेट कांस्टेंट बहुत हाई है तो उसे क्लोजेस्ट टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो जो नया रेट कांस्टेंट आएगा के डैश वो आ जाएगा K1 इंटू K2। मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.4 इंटू 10 आ जाएगा। तो ये आंसर लिख देंगे। इसको सॉल्व करने के पीछे लॉजिक जो है बस उतना ही सा है कि दोनों रेट कांस्टेंट बहुत हायर दे रखे हैं, तो रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बहुत कम अज्यूम कर दिया जाएगा, एंड विल अज्यूम दैट दे आर लाइक फास्ट इक्विलिब्रियम। तो सीधे सीधे रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखना है, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, दैट इज नॉट अ रूल। इट कैन बी डन अज्यूमिंग देम एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। उसका लॉजिक है क्योंकि वैल्यूज बहुत लार्जर दी गई है तो मैंने क्लोजेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है two reactions R1 and R2 have identical three exponential factors. Activation energy of R1 exceeds by R2 by 10 kilojoule per mole. If K1 and K2 are the rate constant for reaction R1 and R2 at 300 Kelvin, ln of K2 by K1 is equal to। तो देखो पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आ जाएगा K1 इज इक्वल टू A1 e रेज पावर माइनस A1 बाई R2। दूसरा K2 के लिए लिखेंगे तो A2 e रेज पावर माइनस A2 बाई R2। इसमें लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स दैट ऑफ R2 बाई 10 किलो जूल। तो इसका मतलब E1 माइनस E2 की वैल्यू 10 हो जाएगी। दोनों का रेशियो लिखेंगे तो आ जाएगा K1 बाई K2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू ई रेज पावर माइनस E1 माइनस E2 बाई R2। और इसमें बोला आइडेंटिकल थ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, तो A1 इक्वल टू A2 दिया हुआ है आपको, वो टर्म खत्म हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो K1 बाई K2 की वैल्यू आ जाएगी ई रेज पावर माइनस 10 बाई R2। आर की जगह 8.314, टेम्परेचर रखना है 300, और 10 किलो जूल है तो 10 इंटू 10 पावर 3 लिख लेना बस। सीधे सीधे 10 पावर 4 लिख लिया। इसके बाद दोनों तरफ अगर एल एन अप्लाई करेंगे तो एल एन ऑफ K1 बाई K2 हम लिखेंगे
वो आ जाएगा -10⁴ by 8.314 इंटू 300। और उसका उल्टा लिखेंगे ln(k2/k1), तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 10⁴ डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 300। इसको सॉल्व करके आपको नियरेस्ट वैल्यू आंसर मिलेगी। करिए सर, वैल्यू सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100/4 बनेगा, सॉल्व करोगे तो सीधे 4 आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है at 518 degree Celsius, the rate of decomposition of a sample of gases behaved initially at a pressure of 363 torr was 1 torr per second. Then 5% had reacted and 0.5 per torr per second when 33% has reacted. The order of the reaction पूछा गया है। तो देखो हम रेट लिखेंगे K इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पावर अल्फा। तो उसमें पहले रेट बोला हुआ है 1 टॉर पर सेकेंड दे रखा है, तब उसका 5% रिएक्ट किया हुआ है, तो जो बचा है वो 95% है। और बाद में जो रेट दे रखा है वो 0.5 दे रखा है, तब तक जो रिएक्ट करा है वो कितना किया है 33%, यानी 67% बचा हुआ है। दोनों का रेशियो लेंगे तो ये 2 = 95/67 पावर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा 95/67 सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 = 1.414 पावर अल्फा। तो डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू लगभग लगभग 1.414 के आसपास आ जाएगी। तो इसको √2 लिख देंगे तो 2 = √2 पावर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में बिल्कुल एग्जैक्टली एक क्वेश्चन है। जब चैप्टर सिखाया था आपको, तो आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन एक एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको रेशियो को 1.414 लिख के √2 बनाना था, तभी सॉल्व होना था। क्योंकि पावर इक्वेशन है, बिना लॉग के सॉल्व ही नहीं होनी थी। तो ऑब्जर्वेशन में आपको पता ही था 2 = समथिंग पावर अल्फा है, तो वो 2 की पावर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखना, 95/67 सॉल्व करोगे तो 1.4 समथिंग आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। Question number 22 is given. The following results were obtained during the kinetic study of this reaction. अपने पास experimental data given है. The time units required to consume half of A. तो हमें देखो पहले इसका ऑर्डर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा रिएक्शन देख के। तो मैंने इसका तरीका सिखा हुआ है, पहले कॉमन डेटा वाला कॉन्सेप्ट चेक करो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट है, बी में चेंज करा बट रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ से ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी 0 हो गया, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी करते रहो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा रेट पे। अब ए का देखो कॉन्सेंट्रेशन डबल करिए तो रेट डबल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन डबल तो रेट डबल, यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो 1 हो गया। और अगर ऑर्डर रिस्पेक्ट टू ए 1 हो गया तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो हो जाएगी 0.693/k। ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन से निकाल लेना है। तो रिएक्शन का रेट अगर लिखेंगे तो आ जाएगा k इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू बी पावर 0। किसी भी एक एक्सप्रेशन में रेट पुट कर लो, 69.93 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k इंटू एक्टिव मास ऑफ ए विच इज 0.1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 0.0693। तो यहाँ से हाफ लाइफ लिखेंगे तो ये 0.693/0.0693 लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 मिनट्स। ठीक है, हाँ 1 मिनट एक फॉल्ट हो गया। एक्चुअली में देखो आपको इक्वेशन दे रखी है 2a + b की प्रोडक्ट। यहाँ से देखो इन द रिएक्शन लॉ इज गिवन 2a gives 2a + b gives प्रोडक्ट। तो हाफ लाइफ जो हम लोग लिखेंगे वो यहाँ पर 2k करना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब a gives प्रोडक्ट की रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं -dA/dt इज इक्वल टू k इंटू ए, और तब इसकी हाफ लाइफ आती है 0.693/k। बट अभी हमने क्या रखा है 2a केस प्रोडक्ट किया हुआ है, तो एक्सप्रेशन बदल जाएगा। बस सॉल्विंग सिखा देता हूँ अलग से। देखो तो अगर ये 2a केस प्रोडक्ट होता तो हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं माइनस, इसलिए मैंने जितने एक्सप्रेशन सिखाए थे बिना कोफिशिएंट के सिखाए थे, तो -1/2 dA/dt लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू k इंटू ए बनेगा।
तो देखो के में अपने आप 2 का टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा कि जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो के किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2k से। तो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, 0.693/2k। तो वैसे आप 2 और अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे अगर हम लोग सॉल्व करके, तो के तो सही लिखेंगे, ये तो सही आ रहा है के। वैसे हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन में 2k लिख देना, तो ये 5 मिनट्स आंसर। समझ गया ना कॉन्सेप्ट। कोफिशिएंट पे ध्यान देना था, क्योंकि इक्वेशन में कोफिशिएंट दिया है 2a + b के प्रोडक्ट। उसका रेट का एक्सप्रेशन ए माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए नहीं लिखेंगे, उसका रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे -1/2 डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए, क्योंकि बी के स्क्वायर ऑर्डर 0 है। तो के हमेशा 2k से रिप्लेस हो जाएगा किसी भी फॉर्मूले में। आंसर इसका आएगा 5 मिनट्स। ठीक है, समझिए ये ट्रिक डायरेक्ट याद रखी जाती है। मैंने बोला था कि फॉर्मूले बार बार नहीं याद करते, के को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बस रिप्लेस करते। समझ गया कॉन्सेप्ट। हमारे सवाल को जो करने का तरीका था, उसमें के की वैल्यू रिप्लेस कर देनी थी बस। आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना था जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ गए। इस डेटा को यूज करके हमने यहाँ पे के की जगह 2k यूज कर लिया, तो आंसर आएगा 5 मिनट्स। ठीक है, अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। 24 सर में अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और हुआ तब भी ये टू रिप्लेसमेंट ऐसे ही रहेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये तो इस वाले एक्सप्रेशन से आ रहा है ना। देखो ये तो हमारा इनिशियल एक्सप्रेशन है जो हमने रेट के लिए लिखा, -1/2। रेट तो ऐसे लिखते हैं ना, 1/स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इनटू ए। तो आपके एक्सप्रेशन में यहाँ पावर कुछ भी लगाते रहो तो इंटीग्रेशन पे फर्क डालेगा ना। यहाँ पावर कुछ भी हो दैट विल अफेक्ट इंटीग्रेशन, बट ये तो के की जगह 2k कांस्टेंट हो गया ना। तो जो आपका सॉल्विंग में के कांस्टेंट लिख रहे थे उसकी जगह 2k लिखना। ताकि ओके ये सर। सवाल है अपने इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 लिख रहे हैं, गिवन फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन A2 has 2a, K1 और Kn डैश दे रखा है, द एक्सप्रेशन फॉर dA by dt इज। तो इसमें रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम जैसा केस हो गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की प्रोसेस से लिख दो। या फिर अगर हमें ए के टर्म में लिखना है तो dA by dt लिख रहे हैं अगर हम लोग, तो ए का फॉर्मेशन लिख रहे हैं। ए का फॉर्मेशन हो रहा है K1 इंटू A2 से, माइनस डिकम्पोजिशन हो रहा है K1 इंटू ए के इंटू एस के -1 इंटू ए से। ठीक है, वैल्यू हो जाएगी के -1 इंटू ए स्क्वायर से, और ए का कोफिशिएंट 1 है तो इसका रेट लिखेंगे तो लिखेंगे 1/2 dA by dt इज इक्वल टू K1 इंटू A2 माइनस के -1 इंटू ए स्क्वायर, ये इसका रेट की तरह लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए लिखेंगे dA by dt, तो आ जाएगा K1 इंटू A2 -2k-1 इंटू ए स्क्वायर। एलिमेंट्री रिएक्शन लिखिए तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अज्यूम करना है। एज इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अज्यूम करना है। ठीक है, देख लो ध्यान से। 24 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 is given. The reaction towards this B is a zero order reaction. If the initial concentration of X is 0.2 m, the half life is 6 hours. What is the initial concentration of X? When the initial concentration of X is 0.5, then the time required to reach to the final concentration of 0.2 m will be। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या लगाना है अपने को, जो X दे रखा है 0.2, हाफ लाइफ दे रखी है 6 आवर्स, तो उसका K निकालो सबसे पहले। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको एक्सप्रेशन पता है C इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी होता है। C इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान ये रखना है कि एक्सप्रेशन में 2x दे रखा है तो k की जगह 2k लिख लो, अगर आपको बिल्कुल सेफ साइड चलना है तो। हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा C इक्वल टू सी नॉट माइनस 2k2। ये समझ गए 2 क्यों लिखा है, बिकॉज एक्सप्रेशन में 2x की b लिखी है मैंने। अब यहाँ से अगर हम इसकी हाफ लाइफ निकालेंगे, तो फॉर हाफ लाइफ C इक्वल टू सी नॉट बाई 2 पुट कर दो,
तो यहाँ से अगर हम उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी C0/4 के। ठीक है, तो हाफ लाइफ आपको दे रखा है 6 आवर्स, C0 दे रखा है 0.2, तो इससे के निकल आएगा। यहाँ से सॉल्व करके के लिखेंगे तो आ जाएगा 0.2/24। 0.2/24। अब उसने बोला था टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 m। तो फिर से एक्सप्रेशन पुट कर दो, ये 0.2 चाहिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 दे रखी थी, -2 इंटू के की वैल्यू 0.2/24, और टाइम आपको निकालना है। यहाँ से सॉल्व करके टी निकालेंगे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू 18 आवर्स आंसर हो जाएगी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 26। 26 में लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स एग्जिबिट्स अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स इनटू 2.5 माइक्रोग्राम। आपको रेट कांस्टेंट के दे रखा है 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। तो डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स एग्जिबिट्स अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.5 माइक्रोग्राम पर ईयर। हाउ मेनी ईयर्स। तो अगर आप यूनिट ऑफ के देखो तो ये क्या हो गया, मोल्स पर लीटर पर ईयर की तरह दिख रहा है, बेसिकली लॉजिक। माइक्रोग्राम पर ईयर में दे रखा है ना। यूनिट ऑफ के 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर दिया है ना, इससे आपको यूनिट ऑफ के देख के पता चल गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ के से आप बता सकते हो कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो C0/2 के अप्लाई कर दो। C0 हो गया 5 माइक्रोग्राम और के की वैल्यू 0.05 माइक्रोग्राम। दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हाफ लाइफ सॉल्व होकर 50 ईयर्स आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कंसीडर द गिवन प्लॉट फॉर द रिएक्शन ओबेइंग द आर्हेनियस इक्वेशन। टी वैल्यू दे रखी है 0 से 300 डिग्री सेल्सियस। K and E are the rate constants and the activation energy respectively। आपको रिलेशन लिखना है दोनों का। तो देखो टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी जब हम बढ़ाते जाएंगे तो रेट कांस्टेंट कम होता जाएगा, तो फर्स्ट ग्राफ तो करेक्ट हो गया, और सेकंड वाला ग्राफ जो है वो हमारे लिए रॉन्ग हो गया, क्योंकि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दे रखा है। टेम्परेचर ऑन केल्विन दिया होता तो फिर हम इसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज मान लेते। K is equal to A e raised power minus EA by RT है। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दे रखा है, टेम्परेचर इन केल्विन होना चाहिए था। तो लॉजिक ये है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, बट इंक्रीज एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। अगर टेम्परेचर केल्विन में कर लेते तो ये सही एक्सप्रेशन आ जाता। तो इसका ग्राफ 1 करेक्ट है और 2 रॉन्ग है। 1 करेक्ट एंड 2 रॉन्ग, इसके बेसिस पे आंसर मार्क करेंगे तो 1 करेक्ट 2 रॉन्ग मतलब डी आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है कंसीडर द गिवन प्लॉट ऑफ एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो सबसे पहले प्लॉट में देखो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखो तो ये प्रोडक्ट डी है और ये प्रोडक्ट सी है। प्रोडक्ट सी मोर स्टेबल है, और जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल हो जाता है। मोर स्टेबल प्रोडक्ट, तो अगर मोर स्टेबल प्रोडक्ट है तो इसका मतलब रिएक्शन ए प्लस बी जो है ये थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल हो गई। अगर आप ध्यान से देखो तो ए से बी जाने की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत हायर वैल्यू है। तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इसका डेराइविंग फोर्स है, जबकि ए से बी से डी बनाने वाला जो रास्ता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो जो डी है, प्रोडक्ट डी फॉर्म बाय द पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ से बन रहा है तो उसका मतलब प्रोडक्ट डी जो है वो काइनेटिकली कंट्रोल हो गया।
हम ऑप्शन चेक कर लो. So it's given formation of A and B from C has the highest enthalpy of activation. Correct है. Enthalpy higher है उसकी. D is kinetically stable product, ये भी सही है. C is thermodynamically stable product, ये भी सही है. Activation energy from C is 5 kilojoule per mole lesser than that of D, ये उल्टा लिखा हुआ है. तो अगर हम A of A plus B gives C वाला पाथ लिखेंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 15 किलोजूल पर मोल. 15 किलोजूल पर मोल. जबकि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर A प्लस बी गिव्स D लिखेंगे अगर हम तो ये वैल्यू बनेगी हमारे लिए कितनी 15 माइनस 5 मतलब 10 किलो जूल पर मोल. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. देखो एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल लेसर देन दैट ऑफ डी. ये इनकरेक्ट हो गया. इसका आंसर डी मार्क कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. 34th question is given. A bacterial infection is an internal bond growth as n dash is equal to n naught into exponential of t, where the time t is in hours. A dose of antibiotic was taken orally, needs 1 hour to reach the bound. Once it reaches there, the bacterial population is reaches there. The bacterial population goes down. As dn by dt is equal to minus 5 n square. What is the plot of n naught by n versus t after 1 hour? तो देखो उसने बोला हुआ है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो है एन डैश इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेस पावर या एक्सपोनेंशियल ऑफ टाइम के साथ दे रखा है. 1 घंटा लगता है उसको इस बात के लिए कि डोज जो है वो रिक्वायर्ड लोकेशन तक पहुंचती है. और जैसे ही डोज रिक्वायर्ड लोकेशन तक पहुंच जाती है उसके बाद इसका रेट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है बाय द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो उसने पूछा है द प्लॉट ऑफ एन नॉट बाई एन वर्सेस टी आफ्टर 1 आवर. आफ्टर 1 आवर क्या प्रोसेस चल रहा होगा? डिक्रीज. तो जो आफ्टर 1 आवर होगा, आफ्टर 1 आवर जो होगा वो बैक्टीरियल पॉपुलेशन डाउन जा रही होगी. आफ्टर 1 आवर बैक्टीरियल population goes down by the equation minus dn by dt is equal to minus 5n square. तो बेसिकली इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तरह ट्रीट कर सकते हैं. इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तरह ट्रीट कर सकते हैं. तो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस dn by n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 dt आ जाएगा. ये 0 से t इंटीग्रेट कर दो, स्क्वायर नॉट से n इंटीग्रेट कर दो. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 5t. dn by dt दिया. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 5t ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा. आपको n नॉट बाई n वर्सेस t प्लॉट करना है पूरी इक्वेशन में n नॉट से मल्टीप्लाई कर दो. तो n नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो n नॉट बाई n इज इक्वल टू 5 n नॉट t प्लस 1 आ जाएगा. y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म बन गया. स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा. आंसर ए बन जाएगा. देखिए सॉल्व करते हैं. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 इज गिवन दैट द रिएक्शन XA गिव्स B YB ये इक्वेशन दे रखी है और आपको दे रखा है log ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ डी बी बाई डी टी प्लस 0.3010. तो मैथमेटिकली अगर सॉल्व करें तो log ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू log ऑफ डी बी बाई डी टी Sorry, I can't make a प्लस log 2. 0.3010 इज नथिंग बट log 2. तो log a प्लस log b इज प्रोडक्ट. तो यहाँ से हम लोग सीधे ले सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी ए बी बाई डी टी. या इसको अगर और प्रिसाइजली लिखूँ तो माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी फॉर्म बन जाएगा. यानी कि जो रिएक्टेंट है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होना चाहिए और प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होना चाहिए इसके हिसाब से.
राइट। तो देखो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ C2H4 गिव C4H8, ये आंसर मैच कर जाएगा। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2 चाहिए, यहाँ पे जो रेशियो में नीचे डिवाइड हो गया था ये कोफिशिएंट ऑफ, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 चाहिए और बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 चाहिए। यानी कि आप यहाँ से क्लियरली बता पा रहे थे कि एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि ये रेशियो होना चाहिए। सिंपल टर्म में बताओ, ये रिजल्ट हो गया इसका, तो उसका आंसर ए मार्क कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 38. 38 is given during the nuclear explosion. One of the product is strontium, half-life 6.93 years. If 1 microgram of strontium was absorbed in the bones of a newly born baby in place of calcium, how much time in years is required to reduce it by 90% if it is not lost metabolically? First order kinetics हो गई रेडियोएक्टिविटी की, तो K equal to 2.303 by T log of m naught by n लिखेंगे। तो 90% अगर डिकम्पोज कर गया तो 10% बचा हुआ है। ठीक है, तो K की जगह तो लिख लो 0.693 by T हाफ, एम नॉट की जगह 100 और 90% डिकम्पोज हो गया तो 10% लेफ्ट है, तो log 10 हो गया, log 10 is 1। तो T की वैल्यू अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.303 इंटू 10, यानी कि 23.03 ईयर्स। ठीक है, क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखो। 39 is given the rate of a certain biochemical reaction at a physiological temperature T occurs 10 power 6 times faster with the enzymes than without. The change in activation energy upon adding the enzyme is, तो 10 पावर 6 टाइम्स फास्टर दे रखा है रेट, तो एक रिएक्शन में K इज इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी लिख दो, दूसरी रिएक्शन में K डैश इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस ई ए डैश बाई आर टी लिख लो। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर रहे हैं एंजाइम के साथ, बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट रहेंगे सेम टेम्परेचर पे। तो इट्स गिवन 10 टाइम्स फास्टर, तो K डैश बाई K जो दे रखा है वो 10 टू द पावर 6 दे रखा है। बस इस रेशियो को अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए डैश माइनस ई ए बाई आर टी। चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, ई ए डैश माइनस ई ए, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है आपको, तो दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व कर दो। यहाँ से एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2.303 10 टू द पावर 6 इंटू आर टी, और लॉग ऑफ 10 पावर 6 को 6 लिख देंगे तो आ जाएगा 2.303 माइनस 6 इंटू, सॉरी माइनस ए डैश की वैल्यू 6 इंटू 2.303 इंटू आर टी आ जाएगा। तो जो डी ए लिखेंगे इसका माइनस एन दूसरी तरफ कर देना, माइनस 6 इंटू 2.303 इंटू आर टी। तो दूसरा जो चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी अब अपॉन एडिंग द एंजाइम, एंजाइम ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, इसलिए माइनस आंसर भी लिखना पड़ेगा। तो माइनस 6 इंटू 2.303 आर टी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। 41 में दे रखा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट विद टू डिफरेंट रिएक्शन, एक 700 केल्विन पे रिएक्शन है, एक 500 केल्विन पे कैटलिस्ट के साथ है। इट वाज फाउंड दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज बाय 30 किलो जूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। If the rate or remain unchanged, the activation energy of the activation energy for the catalyzed reaction is, फिर से वही पहले वाले प्रोसेस से सॉल्व कर लो। पहली इक्वेशन लिख लो, K इज इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस ए बाय आर टी, यहाँ टेम्परेचर दे रखा 700। कैटलिस्ट वाली रिएक्शन में ये K डैश हो गया ए ई रेज पावर माइनस ई ए डैश बाय आर टी। उसने बोला दोनों का रेट सेम है, दोनों का रेट सेम है, तो ई ए बाई 700 इज इक्वल टू ई ए डैश बाई 500 आ जाएगा। यहाँ से उसने पूछा है तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन, तो ई ए डैश की वैल्यू हो गई 5/7 टाइम्स ई ए, एक रिजल्ट। दूसरा लिखा है इट वाज फाउंड दैट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज बाय 30 किलो जूल, इसका मतलब ई ए माइनस ई ए डैश की वैल्यू 30 दे रखी है आपको। ठीक है, आपको ई ए डैश निकालना है, दूसरी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ई ए की जगह 7/5 ई ए डैश लिख सकते हैं,
हो जाएगा 7/5 ई ए डैश माइनस ई ए डैश इज इक्वल टू 30। ये 2/5 ई ए डैश आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ई ए डैश इज 5/2 इंटू 30, ये 75 किलो जूल पर मोल अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका सी रिपोर्ट करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 42। 42 में दिया हुआ है a sample of milk splits after 60 minutes at 300 Kelvin and after 40 minutes in 400 Kelvin. When the population of lactobacillus acidophilus it is doubled, the activation energy for this process is closest to, ठीक है, फिर से वही काइनेटिक्स इक्वेशन अप्लाई करनी है। देखो बैक्टीरियल ग्रोथ का केस है तो k इक्वल टू 2.303/t log ऑफ n नॉट बाई एन लिखेंगे पहले। तो बैक्टीरिया डबल हो जा रहा है जो टाइम दे रखा है जिसमें मिल्क स्प्लिट कर जा रहा है, तो एन की जगह 2 n नॉट लिख देंगे, तो वैल्यू 2.303 log 2/k हो गया। तो 300 केल्विन पे k1 की वैल्यू 2.303 log 2/60 हो गया। 400 केल्विन पे k2 की वैल्यू 2.303 log 2/40 हो गया। ये समझ आ रहा हो ना, क्योंकि 300 केल्विन पे मिल्क जो 60 मिनट्स बाद बेकार हो जा रहा है और 400 केल्विन पे काम 40 मिनट्स में हो जा रहा है क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ फास्ट हो जा रही है। ये आ गया। अब दोनों का रेट कांस्टेंट का रेशियो ले लो तो k1/k2 2/3 आ गया। एक्सप्रेशन लिखो तो a e रेज पावर माइनस ए बाई आर टी वन बाई ए ई रेज पावर माइनस ए टू बाई आर टी टू हो गया। दोनों रेशियो को सॉल्व करेंगे तो e पावर माइनस ए बाई आर इंटू 1/t1 माइनस 1/t2 हो गया। दोनों तरफ ln अप्लाई करो, ये आ जाएगा ln ऑफ 2/3 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 8.3 इंटू 1/300 माइनस 1/400। अब यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व करेंगे तो देखो थोड़ा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में डेटा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको वैल्यू दे रखी है ln ऑफ 2/3 वो 0.4 दे रखी है, एक्चुअली वो -0.4 होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है नंबर लेस देन 1 का ln नेगेटिव आता है। मैथमेटिकली आप उतना जानते हो तो आपका आंसर माइनस करके ही सॉल्व करना चाहिए था, और चूंकि ये क्वेश्चन पेपर की फॉल्ट थी इसलिए जेई मेंस ने दोनों आंसर करेक्ट कर दिए थे। तो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो मैंने इसको सही डेटा से लिखा है, ln ऑफ 2/3 को -0.4 लिखा और फिर सॉल्व करा तो ये की वैल्यू 8.3 इंटू 0.4 इंटू 1200/1000 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तभी ये जूल्स में आंसर है, किलो जूल्स में इसको कन्वर्ट करेंगे बिकॉज आर की वैल्यू हमने जूल्स में पुट करी हुई है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.984 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 44 ही है। तो क्वेश्चन नंबर 44 इज गिवन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेकर इंटरप्रेट करना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर जीरो आने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जरूर होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो मल्टीपल स्टेप जरूर होगी, तो इसका आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी एलिमेंट्री रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि अगर कोई भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर सकती। तो जीरो ऑर्डर हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से सॉल्व होकर आएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऐसा नहीं हो सकता। तो सेकंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, ये करेक्ट है। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज मल्टी स्टेप रिएक्शन, ये जरूरी नहीं है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सिंगल स्टेप भी हो सकती है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये भी सही नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकती है, जैसे SN1 रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट सिंगल स्टेप रिएक्शन। सी और डी उसके काउंटर एग्जाम्पल्स हैं, आप आसानी से समझ जाओगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी सिंगल स्टेप नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो ऑर्डर कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में नहीं आ पाएगा, यानी कि अगर कोई रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर रिएक्शन होगी ही नहीं। Then comes question number 50. 50th question is given. Consider the following reactions. A gives P1, B gives P2, C gives P3, D gives P4. The order of the above reactions are A, B, C, D respectively. The following graphs are obtained when log rate versus log of concentration are plotted. ये आपके ग्राफ्स हैं। Among the following the correct sequence of order of the reaction. तो देखो आपको बेसिकली चेक करना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू ए पावर अल्फा लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टर्म में। अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो लॉग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस अल्फा टाइम्स लॉग ऑफ ए हो गया।
प्योर मैथ्स का क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन प्लॉट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कॉमन लिया, और यहाँ पे जो स्लोप है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे जो स्लोप है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। स्लोप जितनी ज़्यादा होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, सिंपल सा लॉजिक है। स्लोप चेक करते जाओ सारी रिएक्शन सारे ग्राफ्स का। उस ग्राफ में देखो सबसे कम स्लोप जो है वो सी की है, तो सी का ऑर्डर सबसे कम। सी से ज़्यादा स्लोप दे रखी है ए की, ए से ज़्यादा स्लोप है बी की, और उससे ज़्यादा स्लोप है डी की। सिंपली स्लोप चेक कर लो, जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतना ज़्यादा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आएगा। हमारा आंसर बनेगा डी बी ए सी। ठीक है, तो दिस आंसर विल बी क्लियर। Next question number 51. The rate of the reaction decreased by 3.55 times when the temperature was changed from 40 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. The activation energy of the reaction. तो फॉर्मूला होता है log of K1 by K2 is equal to minus EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. क्योंकि क्वेश्चन में आपको ln वाला डेटा दे रखा है, तो ln की तरह से सॉल्व कर लो। ln of K1 by K2 is equal to minus EA upon R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो अपने पास में बोला हुआ है कि रेट जो है वो 3.515 टाइम्स चेंज हो रहा है अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ले जा रहे हैं। तो पहले रेट कांस्टेंट अगर K1 था तो बाद में K2 हो गया, और टेम्परेचर कम करने से रेट कम होगा ऑब्वियसली, तो K1 की वैल्यू K2 की वैल्यू K1 से कम हुई है, तो K1 by K2 अगर हम लिख रहे हैं, given the rate of reaction decreased by 3.55 times when temperature was changed from 40 degree Celsius to 30 degree Celsius. So K1 by K2 is equal to minus EA upon R की जगह 8.314, और टेम्परेचर चेंज हुआ है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 प्लस 273 323 माइनस 300 सॉरी 313 एंड 303। ये सॉल्व कर लीजिएगा सीधे सीधे। Once you substitute the values, it becomes ln of 3.55 is equal to EA upon 8.314 into 10 upon 313 into 303. Activation energy आ गई 1.268 into 8.314 into 313 into 303 upon 10 into 10 पावर 3 और डिवाइड कर दिया तो किलो जूल पर वोल्ट में आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू हमने जूल से पुट करी थी, तो 10 पावर 3 से और डिवाइड करो तो किलो जूल पर वोल्ट में आएगा। तो आप देख सकते हो कितनी टेक्निकल कैलकुलेशन है, और आपको उसको एक्यूरेट निकालना था, क्योंकि जेईई मेंस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। सो दिस इज अ क्वेश्चन जिससे आप सीख सकते हो कि बिना कैलकुलेटर के करना पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन पार्ट पे बहुत ध्यान देना है। तो दिस कम्स आउट टू बी 99.98 किलो जूल पर मोल। अगर आप ध्यान से देखो तो जेईई मेंस ने इसका आंसर 99.9 से लेके 100.1 तक करेक्ट करा था, यानी बहुत फाइन मार्जिन था, बहुत बड़ा चेंज नहीं था। अगर आप बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ कर देते तो सवाल गलत हो जाना था। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर डीबीटी। तो क्वेश्चन नंबर 51 के केस में आंसर आ जाएगा 99.98 एग्जैक्ट। अदरवाइज 99.9 से लेके 100.1 तक कुछ भी आंसर लिखा है तो उसको जेईई मेंस ने करेक्ट कर दिया। ओके।